चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, आज की जो सेशन है हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जितने भी साथी जुड़ चुके हैं और जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में हमारा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है 8 बजे का, ठीक है, वो हो चुका है। तो बिल्कुल हम देर नहीं कर सकते। चलिए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। देखिए, इसमें टंकण त्रुटियां बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान न दें। चलिए, आकलन और मूल्यांकन। तो देखिए, सबसे पहले हम समझें कि आकलन होता क्या है। ठीक है, तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है आकलन कहलाती है। ठीक है, अर्थात किसी के बारे में यदि आकलन करना है तो पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। वो क्या है, कैसा है, क्या काम आता है, तमाम प्रकार के क्या, क्यों, कैसे, विभिन्न प्रकार के जब प्रश्न आता है, ठीक है, तो वहां से आप क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो पहले तो आपको जानकारियां इकट्ठा करनी होगी, तो वही क्या है, आकलन कहलाता है। ठीक है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अर्थात जब एक शिक्षक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उस दौरान ये चलता है। पढ़ाने के साथ साथ ये जो प्रक्रिया है, अर्थात आकलन की जो प्रक्रिया है, पढ़ाने के साथ साथ चलती है, इसीलिए इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा आता है, देखिए, आकलन के प्रकार। तो आकलन के प्रकार की हम चर्चा करें तो यह क्या है, 2 प्रकार का होता है। आकलन 2 प्रकार का होता है। तो क्या क्या होता है यह 2 प्रकार? पहला देखिए, इसमें दिया है रचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जिसे इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, योगात्मक आकलन जिसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब रचनात्मक और योगात्मक आकलन होता क्या है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे हम पहले पॉइंट पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं। रचनात्मक आकलन होता क्या है? ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। अर्थात जब कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उस दौरान जब आकलन करें तो वह क्या है, हमारा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। यह बच्चे के बारे में जानने का सबसे बेस्ट तरीका है। मान लो आज हमने कक्षा में जो भी टॉपिक पढ़ाया वह बच्चा कितना समझ पाया, किस हद तक उन्हें अर्जित किया है, ये तमाम चीजें जानना आकलन में होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो कि साथ साथ चलता है। इससे बच्चे के बारे में जानने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। यही क्या है, आपका फॉर्मेटिव आकलन है। इसे इंग्लिश में ही बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन होता क्या है? देखिए, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन या साल के अंत में होने वाला आकलन। ठीक है, साल के अंत में जो आकलन होता है उसे योगात्मक आकलन या इसे अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव क्या है, प्रतिदिन होता है, कक्षा पढ़ाते पढ़ाते इनको आकलन करें तो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब साल के अंत में लिया जाता है तो वो क्या है, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। ये जो है, जैसे सुने होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, ये सभी क्या है, हम लोग का समेटिव आकलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे फॉर्मेटिव और समेटिव को। फॉर्मेटिव अर्थात पढ़ाने के दौरान पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक
बच्चों को, तो उसी दौरान वो बीच बीच में प्रश्न पूछते रहता है कि कितना समझ में आया। ठीक है, ये रचनात्मक है या फॉर्मेटिव है। और जब तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक जैसे परीक्षा लेकर अर्थात साल में जो होता है पढ़ाने के बाद में, तो वो क्या है, हमारा समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद इस पर एक नजर डालें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखो यहां पर जो दिया हुआ है आपको शो हो रहा होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप मतलब होता है का, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो सीखने का मूल्यांकन। ठीक है, सीखने का मूल्यांकन क्या कहलाता है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक मूल्यांकन। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहां ऑफ और यहां फॉर, इन दो चीजों का असेसमेंट ऑफ लर्निंग आएगा तो वो समेटिव रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग वो क्या है, फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर लर्निंग के लिए अर्थात सीखने के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है, आप सभी जान रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन बोलेगा तो फॉर्मेटिव, और सीखने का आकलन बोलेगा तो समेटिव। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसमें समझे। एक बच्चों को सीखने के लिए आकलन किया जाता है, ऐसे लंबा चौड़ा। जब शिक्षण शास्त्र में प्रश्न आता है तो सीखने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव। और सीखने का बोल दिया तो वहां पर क्या होगा, समेटिव होगा। तो ये दो चीजें जाहिर है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसको देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ, स्व आकलन का एक तरीका है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग स्व आकलन करने के लिए होता है। तो ये तो चीजें समझ में आ गया होगा। अगले हम आए मूल्यांकन में। ठीक है, आकलन के बाद में हम देखें मूल्यांकन होता क्या है, इवोल्यूशन। ठीक है, मूल्यांकन तो किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, देखिए किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अर्थात एक बच्चे में क्या कमी है उसको जानना, सही निर्णय करना। ठीक है, जानना, ये सब क्या है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। अब मूल्यांकन क्या है, देखो कमियों को जानना ही नहीं, मूल्यांकन में सिर्फ यही चीजें नहीं आता। देखिए किसी विषय वस्तु के गुण या दोष का विवेचन करके उनके संबंध में निर्णय ले। देखिए मूल्यांकन करना अर्थात एक बालक कितना सीखा, क्या सीखा, उसके बारे में जानना है। ठीक है, कमी के जानने का मतलब उसके बारे में जानना जो चीजें बालक सीखा हुआ है। ठीक है, उसके जानने के अनेकों साधन हो सकते हैं। देखिए मात्रात्मक या गुणात्मक, चाहे एग्जाम के थ्रू हम जाने या कुछ और तरीके से। ठीक है, लेकिन कितना सीखा वह जानने के लिए क्या है, हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्योंकि किसी वस्तु, विषय वस्तु के बारे में या किसी बालक के बारे में जब हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, सतत मतलब होता है लगातार, व्यापक माने बड़े स्तर पर। ठीक है, और मूल्यांकन मतलब बच्चों का मूल्यांकन लेना, टेस्ट लेना। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सीसीई में मूल्यांकन को, देखिए सीसीई अर्थात जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं सीसीई, इसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो सीसीई में मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। ठीक है, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो पहलू, देखिए शैक्षिक, स्कूल में बड़े बड़े जो स्कूल रहते हैं दोस्तों, वहां पर होता क्या है, शैक्षिक और सहशैक्षिक, ये दो शब्द इसको गौर करें। देखिए शैक्षिक क्या होता है, पहले इसको समझें। तो शैक्षिक क्या है, जैसे मानसिक योग्यता से संबंधित कार्य, दिमाग से संबंधित जितने भी कार्य आएंगे, चाहे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, शिक्षक बनना,
अर्थात पढ़ने से संबंधित जो कार्य है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो शैक्षिक के अंतर्गत आएगा। और गैर शैक्षिक में जैसे खेलना, कूदना, ठीक है, एक्टर बनना, डांसर, सिंगिंग, ये सब गैर शैक्षिक है। शैक्षिक में केवल पढ़ाई लिखाई से जुड़ी आएगी, और गैर शैक्षिक में पढ़ाई के अलावा जो अन्य एक्टिविटी है वो गैर शैक्षणिक के अंतर्गत। तो इन दोनों पहलुओं को शामिल करना किसके अंतर्गत है, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। यह क्या करता है, शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए, अर्थात शिक्षा के जो पूरे अवधि में इन दोनों चीजों का जो मूल्यांकन है किया जाना है, ठीक है। तो यह है सीसी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है, दोनों पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, देखिए एसबीए क्या होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। एसबीए, तो एसबीए होता क्या है, बालकों के संपूर्ण विकास के लिए एसबीए लाया गया था, ठीक है। एसबीए क्यों लाया गया था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, बालक के संपूर्ण विकास, संपूर्ण से तात्पर्य क्या है, बालक का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, बहुत जितने भी विकास है, ठीक है, तमाम चीजों को जब जोड़ दिया जाए तो बालक क्या है, संपूर्ण विकास, जिन्हें हम शिक्षा की भाषा में सर्वांगीण भी बोलते हैं, ठीक है, सर्वांगीण विकास, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो बालकों में सर्वांगीण विकास के लिए एसबीए लाया गया, ठीक है, एसबीए लाया गया था सर्वांगीण विकास के लिए। इसमें जो भी असेसमेंट होता है वह स्कूल के अंदर, ठीक है, एसबीए के अंतर्गत जो भी असेसमेंट होगा वह क्या है, स्कूल के अंदर होता है, ठीक है, स्कूल के अंदर होता है। जितने भी असेसमेंट के अंतर्गत आपका एसबीए के अंतर्गत जितने भी आकलन होंगे, जितने भी असेसमेंट होंगे, वे तमाम जो असेसमेंट क्या होता है, स्कूल के अंदर में, शाला परिसर में होता है, ठीक है दोस्तों, यही क्या है, आपका एसबीए कहलाता है। अब देखें मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है। तो मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है दोस्तों, देखिए वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। वैधता, ठीक है, मूल्यांकन की एक निश्चित वैधता होती है। विश्वसनीय, कोई भी मूल्यांकन हमेशा विश्वसनीय स्तर का होना चाहिए, अर्थात कोई भी दो शिक्षक यदि किसी पुस्तक, किसी कॉपी को चेक कर रहे हैं, दोनों का सही उत्तर आए, ठीक है, तो विश्वसनीयता। व्यवहारिकता पर भी विशेष ध्यान, वस्तुनिष्ठता में ही सबसे ज्यादा जो है शुद्धता आती है, ठीक है दोस्तों, तो वस्तुनिष्ठता का भी गुण एक मूल्यांकन में होना आवश्यक है। अगला है व्यापक। मूल्यांकन क्या है, व्यापक होना चाहिए, बड़े पैमाने पर होना चाहिए, अर्थात बालक के दोनों पक्षों को, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या क्या आता है, हमारा शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है, गैर शैक्षिक, ये दोनों पक्ष जो कि सीसी के अंतर्गत अभी हमने देखा। तो व्यापक स्तर पर, अर्थात दोनों जो पहलू है, ठीक है, शैक्षणिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल करना चाहिए मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है, व्यापकता यही है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ आकलन और मूल्यांकन की जानकारी। अब उसके बाद में हम देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन का जो ग्रेडिंग पैमाना है, ये दोस्तों आपका सीजी टेट में आ चुका है, इसलिए हमने इस टॉपिक को नया जोड़ा हुआ है, ठीक है, सीजी टेट में आया हुआ है यहां से प्रश्न, तो आपका सी टेट में भी आ सकता है। तो देखिए हमने 3 टेबल बनाया हुआ है, एक में अंक है, एक में श्रृंखला श्रेणी है जिसे ग्रेड बोलते हैं, है ना, एक में है श्रेणी बिंदु, ग्रेड पॉइंट, ठीक है। यही जो नियम है आपका स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया जा रहा है। वर्तमान में सभी जान रहे हैं स्कूलों में ग्रेड दिया जाता है 5वीं 8वीं में। देखिए जिस बालक का 91 से 100 अंक आता है, 91 से 100 अंक आएगा, उसे A1 ग्रेड कहा जाता है, और 10.0 उनकी जो ग्रेड पॉइंट है। 81 से 90 वाले बालक A2 के अंतर्गत आते हैं और 9.0। 71 से 80 के जो बालक है B1 के अंतर्गत आएंगे 8.0। 51 से 60 में C1 के अंतर्गत आएंगे 6.8।
41 से 50 जिनका अंक रहेगा C2 के अंतर्गत आते हैं 5.0। 33 से 40 वाले जो बालक हैं वो डी ग्रेड के अंतर्गत आते हैं और 4.0। और 21 से 32 E1 ग्रेड के अंतर्गत और 0 से 20 नंबर E2 ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो आकलन के ग्रेडिंग पैमाना निर्धारित किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आपका दोस्तों सीजी टेट, ठीक है, CGTT में बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप निकाल के देखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए हम इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चलते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस है, ठीक है। ये आपका CCE के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। मूल्यांकन और आकलन में इस वीडियो में इतना ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर ही हमने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।